जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 9th के जो चैप्टर नंबर 4 स्वास्थ्य और रोग पढ़ रहे थे, उसमें पार्ट वन हम फर्स्ट पार्ट हम वीडियो बना लिए। ये हमारा वीडियो का सेकेंड पार्ट है। अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक है, आप वहाँ जाकर देख लीजिए और फर्स्ट पार्ट देख ही लीजिए, तभी सेकेंड पार्ट आपको समझ पाएगा। और एक बार खाली बस आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आपके बायोलॉजी का ये चैप्टर पूरी तरह से एक जन्म के लिए नहीं 10 जन्म के लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए आज का हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टीकाकरण। क्या स्टार्ट करते हैं? टीकाकरण। तो ये टॉपिक समझने से पहले हम थोड़ा 5 मिनट टीकाकरण के बारे में जान जाते हैं। आखिर हम समझते हैं ये टीकाकरण क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए उसका अभी खोज हुआ गया और काहे हुआ। इसका जितना भी लेकिन किंतु परंतु है, सभी लेकिन किंतु परंतु को आज हम पूरी तरह से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो चलिए हम समझते हैं टीकाकरण। तो सबसे पहले यह समझते हैं इस टीकाकरण का खोज कौन किया था। इसका खोज किया था एडवर्ड जेनर। कौन किया था? एडवर्ड जेनर किया था। अब इसका खोज समझ में आ गया, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में नाम आ जाता है कि टीकाकरण का खोज कौन किया था, तो उसका खोज किया था एडवर्ड जेनर। आज हम इससे आगे समझते हैं आखिर टीकाकरण होता क्या है। बहुत सारी बीमारी देखते हुए, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए कोरोना बीमारी। तो कोरोना जो वायरस हुआ था, इसमें भी हम लोगों ने टीकाकरण दिया गया था। ये क्या होता है टीकाकरण, तो आज आप लोगों को पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और जितना हो सके उतना फैला दीजिए पूरा यूट्यूब पे, जितना हो सके पूरा शेयर कीजिए, क्योंकि सभी विद्यार्थी को लिए और सभी व्यक्ति को लिए ये टीकाकरण जाना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करें टीकाकरण के बारे में। तो चलिए जानते हैं ये टीकाकरण होता क्या है। तो दरअसल आप इसको ना अपने भाषा में समझिए। जैसे मान लीजिए कोई एक गांव है, उस गांव में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। अगर एक गांव में बहुत बड़ा क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल का अड्डा कहाँ है कहाँ नहीं है वो किसको पता होगा? जो भी एक क्रिमिनल ही होगा, क्योंकि क्रिमिनल का अड्डा सिर्फ क्रिमिनल को ही पता होता है, बाकी किसी को पता नहीं होता है। क्योंकि क्रिमिनल भी पहुंचल फकीर होता है और ये भी पहुंचल फकीर होता है, इसीलिए क्रिमिनल का अड्डा सिर्फ क्रिमिनल को ही पता होता है। और इस क्रिमिनल से आप पूछेगा ये क्रिमिनल का अड्डा कहाँ है, वो उसको सब बता देगा कि ये कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा, कितना बजे आएगा, कितना बजे जाएगा, सब एड्रेस पता होता है। इसीलिए जैसे मान लीजिए किसी भी कोई व्यक्ति को कोई एक वायरस हो गया, जैसे मान कोरोना वायरस हो गया, तो कोरोना वायरस को कैसे हम लोग दवा इसका निकाले। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या किए, बहुत सारे वायरस, बहुत सारी बीमारी, जैसे लकवा, फौती, कैंसर, टीबी हुई, जितना भी वायरस है ना, बड़ा खतरनाक बीमारी है, सभी बीमारी को ना जीवाणु या बैक्टीरिया को हम लोग पकड़ लिए। जितना भी खतरनाक बैक्टीरिया, जैसे जितना भी नाम बताइए, कैंसर, ये बीमारी, ये हेपेटाइटिस, खतरनाक वायरस सब है, सभी वायरस को बैक्टीरिया को हम लोग पकड़ लिए और सभी वायरस के बैक्टीरिया को पकड़ के इंजेक्शन के थ्रू हम अपने शरीर के अंदर डाल लिए। जब हमारे शरीर के अंदर जो जाएगा वो बैक्टीरिया जाएगा, तो होगा क्या, दरअसल वह बैक्टीरिया जाते ही हमारे शरीर उस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा। क्या बना लेगा? एंटीबॉडी बना लेगा। क्योंकि हमारे बॉडी के अंतर्गत ये होता है प्रतिरक्षक तंत्र होता है। क्या होता है? प्रतिरक्षक तंत्र होता है। जब ये कोई वायरस या कोई जीवाणु हमारे शरीर के अंदर एंट्री करे, वो क्या करता है? प्रतिरक्षक तंत्र बना दिया जाता है, जिसके माध्यम से हमारा बॉडी उस बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो फिर आप लोग सोचेगा, जब ये कोरोना वायरस का जो दवा है, इसमें इतना खतरनाक बीमारी दे दिया है, तो फिर आदमी तो कोरोना वायरस नहीं, इन्हीं 15 बीमारी से मर जाना चाहिए। आखिर क्यों नहीं मरती है? तो दरअसल वायरस या बैक्टीरिया को हम लोग शरीर के अंदर भेजती है, लेकिन उस बैक्टीरिया या वायरस को दरअसल हम लोग ना इसकी मात्रा को कम कर देते हैं, इसकी पावर को घटा देती है। क्योंकि इतना ना पावर घटा देते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ना कोई नुकसान ना पहुंचाए, नहीं तो कोरोना वायरस तो बाद में छोड़ दिया, वही पहले टपका देगा व्यक्ति को। तो दरअसल होता क्या है, हम लोग किसी या वायरस या किसी बैक्टीरिया को शरीर के अंदर इंजेक्शन के थ्रू शरीर के अंदर भेजते हैं, और जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, हमारा बॉडी क्या करेगा? उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बना लेगा। और ये बैक्टीरिया दरअसल कमजोर होता है, क्योंकि हम लोग ना उस बैक्टीरिया का पावर कम करके शरीर के अंदर भेजते हैं, और हमारा एंटीबॉडी पूरी तरह से जो नया जो बाहर से बैक्टीरिया हम लोग भेजते हैं उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और हमारा बॉडी पूरी तरह से तैयार रहता है। लेकिन अगर कोई कोरोना वायरस रियल में आया, तो हमारा बॉडी पहले से ही तैयार था। पहले से क्या था? तैयार था। जो ही वायरस प्रवेश करेगा, उस वायरस को थकुच के वही मार देगा, खत्म कर देगा। मतलब वायरस को अंदर पहुंचने नहीं देगा, पर वही खत्म कर देगा, पूरी तरह से क्या कर देता है? खत्म कर देता है। नहीं तो वैसे भी आप लोग देखते होगा, जो एक होता है पोलियो वायरस देखते होगा कि हम लोग बचपन में ना एक पोलियो वायरस 2 बूंद दवा पिलाता है,
पोलियो वायरस क्यों, आखिर क्या दवा होता है? नहीं, इसमें और कई खतरनाक बैक्टीरिया ही होता है जो हमारे शरीर के अंदर जाता है, और वो जाते ही हमारे शरीर में एंटीबॉडी निकलेगा। अगर पोलियो वायरस शरीर में प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही उसे खत्म करके मार देगा, प्रवेश करते ही क्या कर देगा, मार देगा। लेकिन अगर पोलियो वायरस पहले प्रवेश कर गया और दवा बाद पीजेगा तब वो ठीक होने वाला नहीं होता है। नहीं तो देखिए बहुत सारे ऐसा व्यक्ति होता है पोलियो के कारण से एक हाथ सूख गया होता है, एक पैर सूख गया होता है, उसे इतना पोलियो की दवा पिला दीजिए, क्या ठीक होगा? तो ठीक नहीं होगा। मतलब कि अगर वायरस पहले ही प्रवेश कर गया एंटीबॉडी बनाने से पहले, तब तो उस व्यक्ति को जान लेकर ही छोड़ेगा। लेकिन हम लोग एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर बन गया और फिर कोई वायरस आएगा तब उस वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप शायद समझ गए होंगे टीकाकरण क्या है। टीकाकरण खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर किया था। वो क्या करता है, हमारे सूक्ष्म रोगाणुओं को मनुष्य शरीर में भेज दिया है। जितना भी बैक्टीरिया होता है उसका खतरनाक बैक्टीरिया, टीकाकरण में क्या होता है, 10 खतरनाक बैक्टीरिया होता है, 15 को खतरनाक बीमारी होता है। जितना बड़ा बीमारी होता है ना, सभी बीमारी के बैक्टीरिया हम लोग पकड़ लेते हैं और उसकी पावर को कम करके किसी व्यक्ति के शरीर में क्या करते हैं, शरीर के अंदर भेज देती है। हम लोग पावर कम करके व्यक्ति के शरीर के अंदर भेज देती है, और शरीर के अंदर जाते ही क्या करेगा, ये जीवाणु, जो जीवाणु हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमारा बॉडी में होता है प्रतिरक्षा तंत्र जो एक एंटीबॉडी बना लेता है उस जीवाणु से लड़ने के लिए। उस जीवाणु से लड़ने के लिए हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना लेता है जो पूरी तरह से तैयार हो जाता है कि इस जीवाणु से हम लड़ लेंगे। ऐसे में जब ये रियल में कोई बैक्टीरिया आया तो हमारा बॉडी अभी लड़ने के लिए तैयार था, उस बैक्टीरिया को मार देगा, उस बीमारी को पूरी तरह से स्वाहा कर देगा। तो समझ में आया टीकाकरण क्या होता है। इसीलिए अभी तो कोरोना का जो वैक्सीन चल रहा है इसमें ना सभी को ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें ना खतरनाक 10 वायरस होता है, 10 बैक्टीरिया ही होता है जो हमारे शरीर के अंदर जाता है और बहुत ही खतरनाक एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है। तो आप सब टीकाकरण के बारे में समझ भी हो जाएगा। अब इससे आगे टॉपिक समझिए। अब हम ये समझिए मलेरिया क्या होता है। अब ये समझिए मलेरिया क्या होता है। तो आप इसे समझिए दर्शक, ये मलेरिया होता है, यह हमारे शरीर में मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो आप ना शायद आपके नॉलेज के लिए एक बात बता दें, दरअसल होता क्या है, मच्छर होता है ना, एक मादा मच्छर होता है, एक नर मच्छर होता है। तो आप क्या बताइए, हम लोग के शरीर के अंदर क्या कभी नर मच्छर काटता है? नहीं, नर मच्छर किसी व्यक्ति को कभी नहीं काट सकता है। मच्छर कौन करता है? हमेशा मच्छर ना मादा मच्छर क्या करता है, उस व्यक्ति को काटता है। मतलब दरअसल नर मच्छर होता है ना, मर्द मच्छर, वो बहुत शरीफ होता है, वो कभी भी किसी मच्छर को नहीं काटता है। जो खतरा मच्छर होता है वो ना जो औरत या कोई मादा मच्छर होता है वही व्यक्ति काटता है। आप लोग सोचिएगा ये मादा मच्छर क्यों करता है, नर मच्छर का शरीर क्यों होता है? जब समझिए मादा मच्छर का भी क्या होता है, उसका भी एक प्रॉब्लम होता है। ये इंसान को क्यों डस्ट काटता है? वो इसलिए काटता है क्योंकि उसका ना दरअसल बच्चा जो डेवलपमेंट होगा, उसको गर्भाशय में जो बच्चा रहता है उस बच्चा को डेवलपमेंट करने के लिए ना उसको इंसान का ब्लड चाहिए। इसीलिए क्योंकि बच्चा तो नर में नहीं मादा में ही रहेगा। क्या मेल को बच्चा होता है? मेल को बच्चा हुए नहीं करता है, बच्चा फीमेल को होता है। तो फीमेल अपना बच्चा को डेवलप करने के लिए किसी व्यक्ति के शरीर से खून पीना पड़ता है। तो आप समझ लिए हो जाएगा कि मच्छर कौन करता है। दरअसल मच्छर नर नहीं, दरअसल मच्छर हमेशा मादा मच्छर करता है। उस मच्छर का नाम क्या है? एनोफिलीज मच्छर। कौन सा मच्छर है? एनोफिलीज मच्छर। ये एनोफिलीज मच्छर जब किसी व्यक्ति को जब काटता है ना, तो मतलब कि ये मच्छर में क्या कौन सा बीमारी प्रोड्यूस करता है? तो मलेरिया बीमारी। कौन सा बीमारी? मलेरिया बीमारी। और ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। ये इससे बुखार आता है। क्या आता है? बुखार आता है। इसको पूरा आप गहराई से समझिए, पूरी डिटेल्स में दरअसल समझिए। अगर जब भी हमारा शरीर में ये मादा एनोफिलीज मच्छर काटेगा तो उस मच्छर के लावा होता है, लावा होता है थूक खाकर, उसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म बैक्टीरिया आता है जो हमारे शरीर में ना दरअसल लीवर में जाता है। कहाँ जाता है? लीवर में। और लीवर में जाते ही उसकी संख्या बहुत ज़्यादा से बढ़ना शुरू हो जाता है और यह पहुँच जाता है हमारे आरबीसी में। आरबीसी बोले तो हमारे ब्लड पहुँच जाता है और हमारे ब्लड में पहुँचते ही यह हमारे ब्लड को नष्ट करना शुरू कर देता है। हमारे ब्लड क्या करता है? नष्ट करना शुरू कर देता है। आप बताइए, जब ये मलेरिया में बुखार आता है और बार बार बुखार आता है। क्यों बार बार बुखार आता है? क्योंकि जब ये मच्छर हमारे आरबीसी में जाएगा और जब जब हमारा आरबीसी को खत्म करेगा, मारेगा, तब तक हमें बुखार आएगा। क्या आएगा? बुखार आएगा। इसीलिए मलेरिया बुखार में ना अभी व्यक्ति को बुखार हुआ, दवा खाए, ठीक हो गया, फिर शाम को बुखार, फिर सुबह बुखार। ऐसा लगता है बुखार एक उठकोना लगा लेता है, सुबह शाम रात दोपहर हमेशा बुखार आते ही रहता है। क्यों आता रहता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ना आरबीसी की मात्रा घटता है। जब जब आरबीसी की मात्रा टूटेगा तब तो बुखार क्या होगा? हमारे शरीर में प्रवेश कर देगा। तो बताइए, जब हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा घटेगा तो हमारा शरीर कमजोर होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा? तो हमारा शरीर पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो उसका हम लक्षण समझिए। इससे क्या क्या लक्षण होता है? इसका मेन लक्षण होता है तेज बुखार आना। क्या होना होता है?
तेज बुखार आना। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में डबल आरबीसी में जाता है और आरबीसी की मात्रा क्या कर देता है? कम कर देता है। जब हमारे आरबीसी की मात्रा कम करेगा तो हमें तेज बुखार होगा, सर दर्द होता है, पीएसयू में दर्द होता है, शरीर कमजोर हो जाता है। शरीर क्यों कमजोर हो जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा घट जाता है। क्योंकि ये बीमारी जो होता है मलेरिया बुखार, वो आरबीसी को ही नष्ट कर देता है। आरबीसी नष्ट होगा हम लोग के शरीर के अंदर ऑलरेडी क्या होगा? ब्लड की मात्रा कम लेगा। और आपको पता है हमारे शरीर में आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहती है? दरअसल हम लोग के शरीर में जो आरबीसी मारता है और उस आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, इसीलिए हमारा शरीर में एक होता है प्लीहा। क्या होता है? बैठने वाला प्लीहा नहीं, प्लीहा। हमारे शरीर में जितना भी आरबीसी होता है ना, जब वो मर जाता है तो वो ना प्लीहा में जमा हो जाता है। और इस मलेरिया बीमारी में ना दरअसल होता क्या है? आरबीसी का मात्रा बहुत ही घट जाता है। तो इस आरबीसी का मात्रा घटने से दरअसल हमारे शरीर में जो जितना भी ब्लड है वो ब्लड कहाँ चला जाता है? प्लीहा में जाकर जमा होता है, जिसलिए धीरे धीरे हमारे शरीर में प्लीहा की मात्रा का शायद धीरे धीरे बढ़ जाता है। इसीलिए मलेरिया बीमारी में देखते हुएगा कि हमारे शरीर में एक प्लीहा आता है, प्लीहा उसकी मात्रा क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कैसे पता चलेगा? अगर जब ये कोई व्यक्ति का मलेरिया बीमारी होता है और वो डॉक्टर पास जाता है, डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता है? सबसे डॉक्टर सीना खड़ा होता है और डॉक्टर एक उंगली लेकर इसे यहाँ टच करने का प्रयास करता है, क्योंकि हमारे यहाँ होता है प्लीहा। और डॉक्टर जो टच किया और डॉक्टर को अगर मान लीजिए प्लीहा के आकार बढ़ा हुआ दिखा दिया तो डॉक्टर समझ जाता है उस व्यक्ति को क्या है? मलेरिया बीमारी हो गया। तो मलेरिया बीमारी हमारा प्लीहा के शायद बढ़ जाता है। क्यों शायद बढ़ जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में आरबीसी होता है, आरबीसी का मात्रा घटेगा, टूटेगा तो आरबीसी मरेगा, तो वो प्लीहा में जमा होगा, जिसके बाद प्लीहा का मात्रा बढ़ जाता है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट। तो चलिए अब हम ना इस मलेरिया का नियंत्रण समझिए। आखिर मलेरिया की बीमारी को कैसे उसका दवा या उपचार कर सकती है, तो समझिए। उसका नियंत्रण होता है कुनैन दिया जाता है। ये कुनैन क्या होता है? ये सिनकोवा के पेड़ के छाल से प्राप्त होता है। सिनकोवा का पेड़ मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया की बीमारी हो जाता है, उस व्यक्ति को सिनकोवा एक पेड़ होता है, इस सिनकोवा पेड़ के ना छाल से ना एक दवा निकलता है। इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। इस मलेरिया का ये रामबाण दवा है। आप लोग सोचिएगा ये सिनकोवा का पेड़ क्या होता है? तो दरअसल ये सिनकोवा का पेड़ हमारा इंडिया के नीचे जो मलेशिया है, दरअसल समझिए, ये हमारा जो इंडिया का जो मैप है, इंडिया का मैप के नीचे में क्या है? मलेशिया। क्या है? मलेशिया है। इंडिया के नीचे मलेशिया। इस मलेशिया में बहुत बड़ा एक पेड़ मिलता है। क्या मिलता है? पेड़ मिलता है, बहुत बड़ा पेड़ मिलता है। तो समझिए हमारा इंडिया के नीचे होता है मलेशिया, इंडिया के नीचे यहाँ श्रीलंका है, श्रीलंका के नीचे ये मलेशिया है। उस मलेशिया पर ना दरअसल पेड़ होता है, सिनकोवा का पेड़ होता है। इस सिनकोवा का पेड़ का छाल का जो दवा बनेगा, ये मलेरिया के लिए रामबाण दवा है। तो इसका पेड़ की छाल का दवा देना चाहिए, जिससे मलेरिया बीमारी से कुछ कितना बड़ा भयंकर बीमारी क्यों रहे, हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो चलिए इसका एक दवा आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं इसका रोकथाम। आखिर मलेरिया बीमारी जिसको हो गया है तो उसके लिए वही सिनकोवा का पेड़ की छाल, लेकिन जिसको नहीं हुआ है उसको बचने के लिए हम आपको कुछ उपाय बता देते हैं। तो सबसे पहला उपाय देखिए, मच्छर से अपनी रक्षा करना चाहिए। अगर मान लीजिए बीमारी मच्छर से होता है तो मच्छर से रक्षा करेंगे, बाकी दूसरा किस चीज़ से रक्षा करेंगे? तो आखिर जो मलेरिया होता है वो मच्छर से होता है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करना है? हमें अपनी मच्छर से रक्षा करनी चाहिए। जितना हो सके मच्छरों से उतनी रक्षा करें। पहला काम हो गया। सेकंड काम क्या होता है? मच्छरदानी का प्रयोग करें, क्योंकि भाई अगर ये मच्छरों से बीमारी फैलने वाला होता है तो क्या करना चाहिए? मच्छर से अपनी रक्षा करना चाहिए, मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या? अगर मान लो आप सो गए तो वैसा भाग जो आपका मच्छरदानी से बाहर हो जाए, उस भाग पे आप क्रीम या सरसों का तेल लगा लीजिए। आप सोचिएगा क्रीम क्यों लगाते हैं? क्रीम तो हम लोग शक्ल के लगाने के लिए उतना पैसे नहीं मिलता है, फिर पूरा शरीर क्रीम कहाँ से लगाएंगे? तो दोस्तों आप समझिए, क्रीम तो बहुत महंगा होता है। तो क्रीम दरअसल बहुत सारे व्यक्ति ऐसा होता है जो खाली बस थुथुर में या चेहरा में क्रीम लगाते हैं, तो खाली बस चेहरा में क्रीम का जरूरत नहीं होता है। बाकी वैसा भाग जहाँ मच्छर का ज्यादा काट जाता है, वैसे इस जगह पे आप अपना क्रीम या सरसों का तेल का प्रयोग कीजिएगा, तो वह मच्छर बैठे ही नहीं करेगा और मच्छर आएगा नहीं, मच्छर काटेगा नहीं और मलेरिया बीमारी का शिकायत आप हो जाएगा नहीं। तो सबसे मेन का क्या करना चाहिए? मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छरों से बचना चाहिए। और शरीर के उस भाग में जहाँ मच्छर काटने की संभावना ज्यादा हो जाए, तो पैर, हाथ, उस भाग में क्या कर लीजिए? क्रीम या सरसों का तेल लगा लीजिए, क्योंकि क्रीम या सरसों का तेल लगने के बाद मच्छर कभी भी उस एरिया में काटता नहीं है। नहीं तो आज ही आप प्रयोग करके देखिए, मच्छर काट ही नहीं सकता है। वो भी सरसों ये नहीं कर सुंघा दीजिए, चाप के तेल लगाइए। चाप का मतलब क्या? पूरा चीज ये नहीं कि 1 किलो तेल ही उझल लीजिए, मतलब थोड़ा लिमिट मात्रा में लगाइए, जिससे आपका मच्छर काटने का झंझट खत्म। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? DDT का छिड़काव करना चाहिए।
एक डीडीटी का छिड़काव, एक पाउडर की तरह होता है। ये जहाँ मच्छर ज़्यादा होता है वहाँ आप क्या कर कीजिए, इसको छिड़काव कर दीजिए, मलेरिया बीमारी होगा ही नहीं। तो समझ में आपको आ गया मलेरिया बीमारी कैसे होता है। मलेरिया बीमारी के नियंत्रण अगर हो गया तो ये इलाज कराना पड़ेगा, और नहीं हुआ तो ये सब कीजिए, होगा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो समझते हैं। तो जय हिंद जय भारत। लेकिन हाँ, अब हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जितना हो सके उतना कीजिए, क्योंकि अब हम हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और व्यू से ही हमारा क्या होता है, हौसला बढ़ता है, और हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो जय हिंद जय भारत।